हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किंग इकोनॉमिस्ट। आज हम हाजिर हैं इकोनॉमिक्स के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि है डिमांड। आज हम डिमांड को डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम डिमांड की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और डिमांड लॉ को डिस्कस करेंगे और उसकी अजम्पशंस को भी एक्सप्लेन करेंगे और इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे कि किस तरह डिमांड की जो कर्व है उसकी डेरिवेशन क्या होती है, और फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि टेबल के साथ, और उसका एक ग्राफ बनाएंगे, उसके साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट वर्क। सो गाइज, सबसे पहले हम डिमांड की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डिमांड? डिमांड रेफर्स टू कंज्यूमर्स डिजायर एंड विलिंगनेस टू बाय ए पर्टिकुलर टू बाय ए प्रोडक्ट और सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विसेज एक कंज्यूमर जो उसको बाय करना चाहता है और उसके पास उसको बाय करने के लिए उसके पास विलिंग पावर है, मतलब उसको खरीद सकता है और उसकी ख्वाहिश भी रखता है, उसके पास उसको खरीदने के लिए फिजिकल में उसके पास अमाउंट भी है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये इस चीज़ की डिमांड रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मार्कर है, एक कंज्यूमर इसको खरीदना चाहता है, ये इसकी ख्वाहिश भी है कि वो इसको खरीद ले, लेकिन उसके पास इसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अमाउंट नहीं है, तो ये उसकी ख्वाहिश नहीं होगी, ये बल्कि ये उसकी वांट होगी। बट अगर वो इसको खरीदना चाहता भी है और इसको खरीदने की वो एबिलिटी भी रखता है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि वो इसकी डिमांड कर रहा है। एक पार्टिकुलर एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर वो इसकी फिक्स प्राइस के ऊपर वो इसको खरीदने की ताकत भी रखता है और इसको खरीदना भी चाहता है, तो फिर हम कहेंगे कि एक कंज्यूमर इसकी डिमांड कर रहा है। सो ये चीज है डिमांड और वांट्स के अंदर फर्क क्या है? वांट्स वो चीज होती है जिसको हम अवेल करना चाहते हैं लेकिन हम उसको अवेल कर नहीं सकते, उसकी हमारे पास एबिलिटी नहीं है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारी वांट्स है। और डिमांड क्या चीज़ है? डिमांड जब हम किसी चीज़ को खरीदना भी चाहते हैं और उसको खरीदने की हमारे अंदर एबिलिटी भी है, मतलब ये है कि हम उसको खरीदने के लिए हमारे पास अमाउंट भी मौजूद है एक गिवन टाइम पीरियड में, तो हम कहेंगे कि ये हमारी डिमांड है। सो डिमांड के अंदर हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। डिमांड क्या चीज है? डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। हमारी ख्वाहिश भी है और उसको हम परचेज करने की पावर भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं और उसको खरीदने के लिए हमारे पास उसके लिए पैसे भी मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारी डिमांड है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि एक गिवन प्राइस के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये 50 की प्राइस 50 रुपए है, इस 50 रुपए के ऊपर हमारे पास इसको खरीदने की, ये मैं खरीदना भी चाहता हूं और मेरे पास 50 रुपए मौजूद भी हैं और एट अ गिवन टाइम, मतलब अभी के अभी मैं इसको खरीदना चाहता हूं, तो ये क्या होगा? ये होगी इसकी डिमांड। पार्टिकुलर एक गिवन टाइम पीरियड मतलब एक मुख्तस टाइम पीरियड के अंदर जो मैं उसको डिमांड करूंगा, उसको खरीदना चाहूंगा और उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे होंगे, तो फिर मैं कहूंगा कि ये चीज मेरी डिमांड है। और तीसरी क्या है? डिमांड जो है उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ। जैसे प्राइस इंक्रीज होती है कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाती है, जैसे प्राइस फॉल करती है कंज्यूमर की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट जो है वो है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? जब हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में ये आता है कि इसके डिमांड और प्राइस के दरमियान रिलेशन कौन सा है। सो देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये नेगेटिव रिलेशन क्यों है? इसकी वजूहात तीन है। फर्स्ट वन इज़ इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर इस मार्कर की कीमत
30 रुपये से 50 रुपये हो गई, तो जो कंज्यूमर इसको खरीदने के लिए 30 रुपये यूज़ कर रहा था, तो वो अब इसको खरीदने के लिए वो 50 रुपये यूज़ करेगा, तो उसकी इनकम कम हो गई। फॉर एग्जांपल पहले वो 30 रुपये मार खरीद रहा था, तो अभी वो इसको खरीदने के लिए अपनी इनकम में से 50 रुपये खर्च करेगा, तो इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। पहले अगर एक महीने में वो 3 मार्कर खरीद रहा था, तो अब इसकी प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी इनकम इसके ऊपर ज़्यादा खर्च होगी, तो इस वजह से वो इसकी क्वांटिटी डिमांड या तो 1 मार्कर कर देगा या फिर 2 मार्कर कर देगा। इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर इस मार्कर की कीमत बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल 30 से 50 रुपये हो गई, और इस मार्कर की कीमत 30 रुपये, अभी 30 रुपये ही है, तो क्या होगा, इस मार्कर की क्वांटिटी डिमांड अगर फॉर एग्जांपल 3 मार्कर एक महीने में थी, तो इस मार्कर की कीमत अगर फॉर एग्जांपल एक महीने में 2 मार्कर थी, तो कंज्यूमर इसकी डिमांड को कम कर देगा और इसकी डिमांड को बढ़ा देगा। इसकी कीमत बढ़ी है और इसकी कीमत सेम है, लेकिन इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई क्योंकि इसकी कीमत बढ़ गई, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और तीसरा इफेक्ट जो होता है वो आम नॉर्मल जो हमारे जहन में बात आती है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो हम उसको कम खरीदते हैं, जब उसकी चीज़ की कीमत कम हो जाए तो उसको हम ज़्यादा खरीदते हैं। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज है? इफ ऑल अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, पीपल बाय मोर ऑफ ए गुड व्हेन इट्स प्राइस फॉल एंड लेस ऑफ इट व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। इसका क्या मतलब है? जो ये चीज है इसका क्या मतलब है? इफ ऑल अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ assumptions हैं, there are some assumptions, अगर वो एग्जिस्ट करेंगी तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड वो ट्रू प्रूफ होगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो मे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाए। वो कुछ assumptions हैं, अगर वो एग्जिस्ट करें तो एक कंज्यूमर अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड को कम कर देगा, अगर उसकी कीमत कम हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड को वो ज़्यादा कर देगा, उसकी क्वांटिटी डिमांड को ज़्यादा कर देगा। अगर कम हो जाएगी तो उसको ज़्यादा खरीदेगा, ज़्यादा होगी तो उसको कम कर देगा। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब हम इसको मैथमेटिकली सबसे पहले हम इसकी अजम्पशंस को एक्सप्लेन करेंगे, वो अजम्पशंस कौन सी हैं, उसके बाद इसको मैथमेटिकली ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, फिर उसको एक टेबल के साथ और एक ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो व्यूअर्स, ये चंद अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की। सबसे पहले ये है इनकम ऑफ कंज्यूमर डू नॉट चेंज। कंज्यूमर की जो इनकम है वो उस एक पीरियड के अंदर जिसके अंदर हम उस चीज़ को डिमांड करना चाह रहे हैं, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उसकी इनकम चेंज ना हो, तो अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो वो ऑटोमेटिकली वो कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। दिस वन इज फर्स्ट अजम्पशन एंड दिस इज सेकंड। टेस्ट ऑफ बायर डू नॉट चेंज। टेस्ट ऑफ बायर, फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर कोई चीज़ यूज़ कर रहा है, उसको फॉर एग्जांपल वो खाने वाली कोई भी चीज़ है तो उसका टेस्ट सेम रहना चाहिए। अगर एक चीज़ उसकी एक यूनिट को वो पहले उसको कंज्यूम करता है तो उसको कंज्यूम करने के लिए उसका टेस्ट जो है वो ना तो डेवलप करे और ना ही उसका टेस्ट कम हो। ये भी है, और ये भी कह सकते हैं कि जो सिगरेट पीने वाला बंदा है, हो सकता है कि वो अभी अगर सिगरेट वो कंज्यूम करता है तो कुछ अरसे के बाद वो उस सिगरेट को वो छोड़ दे, या तो उसकी हेल्थ इफेक्ट की वजह से या फिर कोई और वजह भी हो सकती है कि वो उसको छोड़ दे, तो वो अगर उसकी कीमत कम भी हो जाए तो वो उसको नहीं खरीदेगा। तो दिस वन इज टेस्ट ऑफ बायर डू नॉट चेंज। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन सेम। जो हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं, अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो जाए, उसकी अपनी तो डिमांड कम होगी, उसकी अपनी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ अगर उसकी सब्स्टिट्यूशन में कोई और चीज़ मौजूद है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो सेम होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स ना चेंज हो। फोर्थ वन इज पॉपुलेशन डज नॉट चेंज। पॉपुलेशन, एक कंट्री की पॉपुलेशन जो है जिसमें हम इस लॉ को इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन सेम रहे, चेंज ना हो।
अच्छा, एक्सपेक्टेशंस रिमेन सेम। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने सुना कि डॉलर जो है वो नेक्स्ट मंथ में उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको इसी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले महीने उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन सेम रहनी चाहिए। क्वांटिटी ऑफ मनी रिमेन सेम। एक कंट्री के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी वो है, क्वांटिटी ऑफ जो मनी जो है, जो मार्केट के अंदर सप्लाई है मनी की, वो सेम होगी, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड सही साबित होगा, वरना मे बी वो गलत साबित हो। ये चंद अजम्पशंस हैं जिनकी हम बात करते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देन इफ इट्स प्राइस डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी इंक्रीज। सो दिस ये थी चंद अजम्पशंस। इसके बाद हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे और उसके बाद उसको एक टेबल और ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम लॉ ऑफ डिमांड को मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको मैथमेटिकली उसकी क्वांटिटी डिमांड को हम निकाल के उसको एक टेबल के साथ और एक ग्राफ के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस ये है क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन, जिसमें 25 जो है वो इंटरसेप्ट है, माइनस जो है वो हमें बता रहा है कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। दिस 5 जो है ये इसकी स्लोप है, और ये हम प्राइस की जगह, पी की जगह हम प्राइस डालते जाएंगे तो ये हमें क्वांटिटी डिमांड हमें मिलती जाएगी। 25 माइनस 5, अगर यहाँ पे हम प्राइस की जगह 1 पुट करें कि अगर हमारी प्राइस 1 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, ये हमारी होगी 25 माइनस 515, ये हमारा हो गया 20। अगर हमारी प्राइस जो है वो 1 होगी किसी भी प्रोडक्ट की, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 20 होगी। अब हम यहाँ पे प्राइस 2 पुट करके देखते हैं कि हमारी क्वांटिटी डिमांड कम होती है या बढ़ती है। सो 25 माइनस 2 and 5 10 इज इक्वल टू 15। हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई। अब हम 3 पुट करके देखते हैं। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 25 माइनस 5, 3 इज इक्वल टू 25 माइनस 3 and 5 15। सो तो 25 में से 15 गए तो हमारा बचा 10। तो हमारी क्वांटिटी डिमांड मज़ीद कम हो गई। अब हम 3 की जगह 4 पुट करके देखते हैं। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 25 माइनस 5 4 इज इक्वल टू 25 माइनस 2 4 इज 20। सो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब हुआ जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ रही है हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। अभी हम इसको टेबल के अंदर पुट करेंगे। जब हमारी प्राइस 1 थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 20 थी। जब हमारी प्राइस 2 हुई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 15 हो गई। जब हमारी प्राइस 3 हुई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 10 हो गई। जब हमारी प्राइस 4 हुई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 5 हुई। अभी हम इसको टेबल के साथ ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा हुआ ओरिजिन 0, जहां से हम शुरू करेंगे। अगर हमारी प्राइस 1 है, दिस 1, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 1 प्राइस के ऊपर 20 है, तो हम 20 तक इसको ले जाएंगे, ये 20, और इसको यहाँ पे जाके मिला देंगे और एक हमें पॉइंट मिल जाएगा। याद रहे ये वाला इंटरवल सबका सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरवल हमारा सेम होगा तो हमारा ग्राफ जो है वो अच्छा रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारी इंटरवल कम ज़्यादा होगा तो ये हमारी जो कर्व है मे बी वो उसको सही एक्सप्लेन ना कर सके। और ये वाला भी इंटरवल जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। अगर 1 to 2 तक ले रहे हैं तो 1 अगला जो है वो 2 से 3 होना चाहिए और इनकी स्पेस भी सेम होनी चाहिए। और यहाँ से अगर ये हम 0 से 5 तक ले रहे हैं तो अगला 5 से 10 होना चाहिए और उससे अगला 10 से 15 होना चाहिए और इसकी स्पेस भी सबकी सेम होनी चाहिए, जैसे मैंने की है इस तरह। अब जब हमारी प्राइस 2 होगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 15 हो जाएगी। हमें एक और पॉइंट मिल गया।
जब हमारी प्राइस 3 हुई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 10 हो गई। इस तरह हमें एक और पॉइंट मिल गया। जब हमारी क्वांटिटी डिमांड प्राइस हमारी 4 हुई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 5 हो गई, हमें एक और पॉइंट मिल गया। जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा डिमांड कर्व जिसका रिलेशन नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है जिसकी, जो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप रखता है। तो इसकी स्लोप हमें नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिवली स्लोप करेगी। एक जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। क्वांटिटी डिमांड हमारी वापस की तरफ आएगी, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे प्राइस 1 थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 20 थी, प्राइस 2 हुई हमारी क्वांटिटी डिमांड 15 हो गई, प्राइस 3 हुई हमारी क्वांटिटी डिमांड 10 हो गई, प्राइस 4 हुई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 5 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं एक डायग्राम और टेबल के साथ, बल्कि इसको मैथमेटिकली भी हमने सॉल्व कर लिया है। सो गाइज, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको डिस्कस करूं और वो आप तक पहुंच सके। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।